लेक्चर हम लोग का है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक टर्म होता है जिसको कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को ये कहते हो कि सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर। और जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे कहेंगे क्या, इंसुलेटर कहेंगे। तो यहाँ इंसुलेटर का तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग कंडक्टर से ही आगे बढ़ेंगे। तो इसको ये कह सकते हो कि सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उसे कहते हैं क्या, कंडक्टर कहते हैं। अब ये कंडक्टर सामान्यतः हम लोग दो प्रकार के पढ़ते हैं। पहला वैसा कंडक्टर होगा, या ये कह सकते हो कि वैसा कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने के फलस्वरूप इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो। तो पहला टाइप ये होता है, जैसे मान लो ये कह सकते हैं आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट देयर विल बी नो chemical changes, no chemical changes takes place, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप कोई केमिकल चेंज नहीं हो। तो वैसे कंडक्टर को नाम देते हो, वैसे कंडक्टर को कहते हैं क्या, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। और जितने भी मेटल हैं जनरली सारे मेटल इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल होंगे। जितने भी मेटल है अधिकांश, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, उनको छोड़कर सारे मेटल इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब यह है कि मेटालिक कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है। हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे हल्का मेटल लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 3। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डायग्राम से ये पता चलता है कि एक लिथियम अपने चारों तरफ 8 लिथियम एटम से जुड़े होते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से एक लिथियम एटम का एक क्रिस्टल बनाते हैं। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डायग्राम ये कहता है कि एक लिथियम एटम अपने चारों तरफ 8 लिथियम एटम से जुड़े होते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। ये जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेटल के डिफिनेशन से हम लोग ये भी जानते हैं कि जिसके आउटर सेल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको नाम देते हैं क्या, मेटल कहते हैं। लिथियम में देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2x1, 2px0, 2py0, 2pz0। तो देखो इस तरह लिखने का कारण यह था कि इसके सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं। याद करो, एक होता है s ऑर्बिटल और दूसरा होता है p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के 1 सब ऑर्बिटल होते हैं, जबकि p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और प्रत्येक सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, 4। इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 1। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं, अधिकांश मेटल की टेंडेंसी ये है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो पहला तो कैरेक्टर ये हो गया कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ये होता है, एक टर्म होता है जिसको
इसको नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको नाम देंगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब अगर मान लो ये हो गया लिथियम, इसको अगर हमने एनर्जी दिया और ये बना दिया Li प्लस, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो इसी एनर्जी को नाम देते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो मेटल होते हैं ये क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल के दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहला, और दूसरा ये होगा लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आसानी से क्या होंगे, ये मूव कर सकते हैं और इसके मूवमेंट के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही दोनों कारण मेटल को कंडक्टर बनाते हैं। अब देखिए जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इस दोनों एंड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतने उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर चला, तो जब इस लिथियम से टकराएगा तो चूंकि लिथियम के आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता है तो ये लिथियम को क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रॉन खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इस लिथियम के पास। और फिर इसी तरह से ये इस लिथियम के पास आएगा और साथ में यहां से ये क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। अब मान लो किसी भी समय हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रोक देते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रोकोगे तो सबके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के कंस्टिट्यूएंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह से कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। तो इस तरह से मेटल में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो जाता है और इसी को नाम देते हैं क्या, यही होता है हमारा मेटालिक कंडक्टर। अब देखते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर देखो, अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जानते हो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, यही चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। तो अब ये चार्ज कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर में, कंडक्टर में चार्ज के ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक कौन होता है या किस चीज की जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यही इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करेंगे। तो पहला विशेषता ये होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जानते हैं या ये कहें कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का, और इस पर इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का इंटर होता है तो अपने साथ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज लाएगा और जब यहां से रिलीज करेगा तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या करेगा, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यह एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के कंडक्टर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज संभव है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास संभव नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर only transport of charge is possible, transport of mass is not
पॉसिबल। इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज संभव होंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास संभव नहीं होंगे। और इस तरह से किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, सिर्फ इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज संभव है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास संभव नहीं है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम लोग को केमिस्ट्री में मेटालिक कंडक्टर नहीं पढ़ना है, या ये कहो कि इस तरह के कंडक्टर का कोई विशेष यूज नहीं करते। अब दूसरे टाइप का जो कंडक्टर होगा, जिसको कहेंगे कि आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट देयर विल बी सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये जो कंडक्टर का टाइप है, ये हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे टाइप का कंडक्टर देखते हैं। तो इसको कहते हैं दूसरे टाइप के कंडक्टर में कि आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट देयर विल बी सम केमिकल चेंजेस, takes place। यानी इसमें या इस तरह के कंडक्टर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ केमिकल चेंजेस हो जाएगा। और इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को किसको नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल होंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, या ये भी कह सकते हो मॉल्टेन स्टेट ऑफ सॉल्ट, मॉल्टेन स्टेट ऑफ सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होते हैं ये सॉलिड स्टेट में, इनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड का ये मॉल्टेन स्टेट लिया, ये आयोनाइज इसको कहते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो ये हमको मिलेगा सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस मिलेंगे। अब देखिए यहां क्या था, हमने क्या किया था, कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड, मिला क्या, सोडियम और क्लोरीन। इसका सीधा मतलब होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किए तो कुछ न कुछ इसमें केमिकल चेंजेस अवश्य हुआ, और इस तरह के कंडक्टर को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग ये मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से इसमें केमिकल चेंजेज हुआ, और यही जो प्रोसेस होता है इसी को नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे मान लो दो हमने इलेक्ट्रोड बनाए, एक इलेक्ट्रोड ये होता है, इलेक्ट्रोड को जनरली हम ये कहते हैं कि जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आए और बाहर जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। सामान्यतः ये मान लेते हैं ये होता है हमारा क्या, कैथोड, ये होगा हमारा मान लीजिए एनोड। अब इसको करते हैं क्या, सोर्स से जोड़ते हैं, इस तरह से जो होगा इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव होता है और ये साइन होता था किसका, बैटरी का साइन होता था। और इसमें हमने मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड लिया है, इसमें हमने क्या है, मॉल्टेन NaCl लिया है। तो मॉल्टेन NaCl अगर लोगे तो मान लीजिए NaCl का जो लिक्विड स्टेट है इसमें सोडियम क्लोराइड इस रूप में नहीं रहेंगे, बल्कि रहेंगे क्या, Na++Cl- के रूप में रहेंगे।
निगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड को हम लोग कहेंगे क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसका नाम इस तरह से भी दिया जाता है कि आफ्टर आयोनाइजेशन, ये सोडियम क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो केटायन, क्लोरीन हो गए क्या, एनायन। तो केटायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाता है उसको कहते हो कैथोड। तो चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो कैथोड हो गया क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आफ्टर आयोनाइजेशन एनायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएगा उसको नाम दोगे क्या, एनोड। एनोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव के द्वारा, तो एनोड हमारा हो जाएगा क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। दूसरा एक चीज ये भी होता है कि जिससे होकर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर आए वो कहलाता है कैथोड, और जिससे होकर बाहर जाए वो कहलाता है क्या, एनोड कहलाता है। ये इंटर किया इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहां से बाहर। या फिर कैथोड ये भी कह सकते हो, ये कह सकते हो कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसको ये कह सकते हो कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो होते हैं इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का उल्टा होता है। यही चीज यहां भी जो होगा ये देखिए नजर आ रहा है, हमने एक पॉजिटिव साइन लिया है और एक नेगेटिव साइन लिया है। ये जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया ये नेगेटिव टर्मिनल। ये होते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ये कहलाता है सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसी दोनों के अंतर को नाम देते हैं क्या, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो अगर मान लो ये हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इंडिकेट करें तो ये जो लंबा लाइन होता है ये लंबा लाइन इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान यहां अधिक है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम है। तो ये देखिए अगर हम इसको इस तरह से पलटकर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इंडिकेट करें तो ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन गलत हो जाएगा, और अगर हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं तो ये जो होगा अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गलत हो जाएगा, यह ये ध्यान रखिएगा। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इंटर कर रहा है। जब हमने सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में लिया तो इस पूरे सॉल्यूशन में Na+Cl- कहीं जो होंगे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ना तो कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था ना ही कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किए ये बन गया हमारा कैथोड और ये बन गया हमारा क्या, एनोड। तो जितने भी केटायन हैं, केटायन हो गए देखो क्या Na+, ये सारे केटायन डिपॉजिट होने लगेंगे कहां पर, ये सारे केटायन डिपॉजिट होने लगेंगे कैथोड पर, और जितने भी एनायन हैं वो सारे एनायन डिपॉजिट होने लगेंगे कहां, एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रॉन आया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ये इंटर करेगा कहां, कैथोड से। तो देखो कैथोड पर जब आएगा तो कैथोड पर कैसा स्पेसिस है, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम का फॉर्मेशन कर देगा। इसको नाम देते हैं हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी चेंज कहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा हमेशा कहां, कैथोड से, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा, कैथोड पर। तो ये कह सकते हो यहां कि ऑलवेज रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट कैथोड। हमेशा कैथोड पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, रिडक्शन।
अब मान लीजिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ते जाएगा और ये क्या करेगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक उसी के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड से मूव करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो एट एनोड ये Cl माइनस क्या करेगा, Cl और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं क्या, प्राइमरी चेंज। अब यह है कि Cl प्लस Cl ये हो जाएगा Cl2, इसको कहेंगे क्या हम लोग, ये कहलाता है सेकेंडरी चेंज कहलाता है, ये कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। देखिए सेकेंडरी चेंज क्यों हो गया, ये क्लोरीन आइटम की स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आफ्टर प्राइमरी चेंज या तो ये इसी रूप में क्या होगा, रिलीज कर जाएगा, या फिर ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, चेंज होकर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्राइमरी चेंज से जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए फर्दर कोई चेंज होता है तो उसको नाम देते हैं क्या, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इंटर किया, एनोड से क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो ये कह सकते हो कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन will takes place at एनोड। हम लोग ये जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको नाम देते हो क्या, ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं रिडक्शन कहते हैं। अब यहां एक चीज देखिए, ये तो प्रोसेस हो गया। अब यहां देखो कि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सारा का सारा कैटायन के द्वारा गेन हो जा रहा है। जो यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन कौन है, जो सोडियम के लॉस होने के कारण क्लोरीन ने गेन किया, वो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन आया यहां गेन हो गए, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो अब इसके बीच इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कौन करेगा। तो इसके बीच इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन इस तरह से होता है, देखिए यहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन आए सब गेन हो गए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया सारा बाहर चला गया। अब ये जो गैप है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करते तो कैथोड कहीं रहेंगे, एनोड कहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये कैथोड बना और ये एनोड बना, तो जैसे ही ये कैथोड बनेगा तो Na+ क्या होगा, यहां से यहां मूव कर जाएगा, और Cl- क्या होगा, यहां से यहां मूव हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो जाता है। और देखिए यहां इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए कौन उत्तरदायी हो गया, Na+ और Cl-। यहां इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस एपरेटस में इलेक्ट्रोलिसिस का क्रिया करते हैं इसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये रिएक्शन हुआ या इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हुए, इसको नाम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कह सकते हो कि दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस अरेंजमेंट या एपरेटस में जो अरेंज करते हैं उसको नाम देते हैं क्या, द अरेंजमेंट यूज्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस तरह
से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हम विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। अब देखिए यहां पर फिर इसका कैरेक्टर अलग हो गया। मेटालिक कैरेक्टर में मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए उत्तरदायी थे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें क्या होगा कि फ्री आयंस आर responsible for conduction of electric current। यहां इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। दूसरा ये है कि अब यहां देखो, अगर मान लो 1 मोल Na+ ये तुम्हारा एनोड से कैथोड गया तो इसका मास होता है क्या? 23 ग्राम। 1 मोल में संख्या कितना होगा? 6.02 into 10 to the power 23। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो देखो 1 Na+ अगर एनोड से कैथोड गया तो ये अपने साथ मास कितना ले गया? 23 ग्राम। और चार्ज कितना ले गया? 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब देखिए अगर एक Cl- ये अगर कैथोड से एनोड तक गया तो इसका मास हो जाएगा क्या? इसके एटॉमिक वेट के बराबर 35.5 ग्राम। इसमें भी क्या होगा? 6.023 into 10 to the power 022 into 10 to the power 23 Cl- होंगे और प्रत्येक पे चार्ज होगा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो अब एक Cl- अगर इधर गया तो ये हो गया क्या? 35.5 ग्राम मास जो होगा ये शिफ्ट करेगा और चार्ज क्या होगा? 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसको नोट कर लीजिए पर। अब यहां ये देखें कि अगर 1 मोल Na+ एनोड से कैथोड जाता है तो अपने साथ 23 ग्राम मास ले जाता है और 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power -19 ये होता है 96500 कूलम के बराबर। और अगर 1 मोल Cl- ये अगर कैथोड से एनोड जाता है तो अपने साथ 35.5 ग्राम मास ले जाता है और 6.022 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 कूलम हो जाता है, या फिर इसी को 1 फैराडे भी कहते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि इस तरह के कंडक्टर में ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज तो समान है लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ मास समान नहीं है। तो इसकी दूसरी विशेषता ये होगी कि ये कह सकते हो कि इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मास बोथ आर पॉसिबल। दोनों जो होंगे ये पॉसिबल होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में याद करो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज पॉसिबल था। और दूसरा इसमें एक विशेषता यह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज रिमेन सेम बट ट्रांसपोर्ट ऑफ मास इज अनइक्वल। ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज जो होंगे ये समान थे लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ मास समान नहीं होंगे। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की विशेषता होगी। अब देखो ये रास्ता एक अलग चलेगा
है और इस रिलेशन को डिस्क्राइब किए कौन? फैराडे, और ये कहलाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से ये रास्ता चलेगा कहां? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ चलेगा। अब यहां हम लोग पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे, प्रोसेस देख लिए कि किस तरह से मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो किस तरह से इसमें रिएक्शंस होते हैं या किस प्रोसेस से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब मान लो यही सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन है तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाहित करते हैं तो किस तरह की दिक्कत सामने आएगी, या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रवाहित होगा। इसको नीचे वाले को मैं मिटा दे रहा हूं। पहले तो हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया। अब ये करते हैं क्या कि ये कर देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। देखो ये होगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन Ba, तो ये आयोनाइज होकर देगा क्या? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये होते हैं क्या? ये कंप्लीटली आयोनाइज। अब देखिए यहां एक और कंपोनेंट है, ये है हमारा क्या? H2O लिक्विड। ये जानते हैं कि H2O का आयोनाइजेशन कम होता है, तो ये देगा H प्लस प्लस OH माइनस। ये हो जाएगा क्या? इसको कहोगे क्या? एस्पेरिंगली आयोनाइज्ड, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन काफी कम होता है। अब जब NaCl हमने मॉल्टन स्टेट में लिया तो एक केटायन था और एक एनायन था, वही जो होंगे कैथोड और एनोड पर रिलीज कर गए। अब देखिए यहां क्या हो गया? एट कैथोड पर क्या क्या आएगा? Na प्लस भी आएगा एंड H प्लस भी आएंगे। तो यहां एक शब्द होता है, इसका नाम होता है डिपोजिशन पोटेंशियल। तो जिसके डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड पर क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि चार्ज स्पेसिफिक की स्टेबिलिटी होती नहीं। अब ये करेंगे क्या? ये डिस्चार्ज करेंगे। तो ये कह सकते हो कि स्पेसीज हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑन कैथोड, यानी वो कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। देखो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में देखिए यहां H2O है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.83। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे देखेंगे। इसका एक क्या है? नमूना बना हुआ है। अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान हो गया कितना? 0.83। तो कुछ एलिमेंट इसके ऊपर है, कुछ इसके नीचे है। तो अब यहां क्या क्या आया? आपका सोडियम आया और हाइड्रोजन आया। तो जिसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान इससे कम होता है, यानी -0.83 से कम होता है, यानी इसके ऊपर एलिमेंट, तो यहां पर डिस्चार्ज कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। या ये कहो कि ऊपर से नीचे के तक आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, या ये कहिए कि कैथोड पर डिपोजिशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो Na+ और H+ में H+ जो होंगे ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और Na सोडियम आ जाएगा कहां? सॉल्यूशन में। अब देखिए ये H+ ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये बनाएगा क्या? H। ये हो गए हमारे क्या? प्राइमरी चेंज। फिर ये H+
प्लस H ये मिलकर H2 का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या सेकेंडरी चेंज कहलाते हैं। अब चलिए ये आइए एट एनोड। अब देखिए एनोड पे भी दो चीज आ गई, एक होगा Cl माइनस और दूसरा हो गया OH माइनस। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो एनोड पर क्लोरीन हो गया, कहां क्लोरीन हो गए ऊपर, ऑक्सीजन हो गए क्या नीचे। तो जब ऊपर से नीचे आते हो तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये NaCl आया, Cl माइनस भी आया और OH माइनस भी आया। तो जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये क्या होगा, डिसोल्यूशन या एनोड पर डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। तो क्लोरीन से नीचे है क्या ऑक्सीजन, तो यहां क्या होना चाहिए, OH माइनस को क्या करना चाहिए, ये ऑक्सीजन रिलीज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहां होगा क्या, यहां ये कहेंगे कि डिपोजिशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन ये क्या होते हैं, कम होते हैं। ये इसलिए क्लोरीन यहां क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, OH डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो ये हो जाएंगे Cl माइनस एक्वस, ये बनाएगा Cl और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये हो गए आपके क्या प्राइमरी चेन, और पुनः Cl प्लस Cl मिलकर बना देगा Cl2, ये हो जाएंगे तुम्हारे क्या सेकेंडरी चेन। अब देखिए कैथोड से छुड़ा बचा था क्या Na+, एनोड से बचा है क्या OH माइनस, तो ये हो जाएंगे NaOH will formed in solution, सॉल्यूशन में NaOH का निर्माण हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये था, होना किसको चाहिए था, OH को, हो गया क्या क्लोरीन। तो यहां एक चीज याद ये भी ध्यान रखिएगा, एक टर्म होता है जिसको नाम देते हैं ओवर वोल्टेज, इसको नाम देते हैं क्या ओवर वोल्टेज। ये कहता है, ये बराबर होता है कि द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज required electrode reaction, experimentally and voltage required electrode reaction experimentally, ये सिर्फ यहीं पर एप्लीकेबल होगा। यानी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को करने के लिए एक्सपेरिमेंटली जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी और थ्योरेटिकली जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसके अंतर को नाम देते हो क्या ओवर वोल्टेज कहते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू थ्योरेटिकली वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं या रिएक्शन के कराने के लिए सिस्टम को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। अगर H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो इसके लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होने के कारण H2O जो होते हैं इसके डिपोजिशन पोटेंशियल का मान क्लोरीन से बढ़ जाता है, और जहां पर ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था वहां क्या रिलीज हो जाएगा क्लोरीन, और इसका कारण होता है क्या ओवर वोल्टेज होता है। यानी फिर से रिपीट ये कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ H2O के ऑक्सीडेशन के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होंगे इसके डिपोजिशन पोटेंशियल के मान को बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन रिलीज कर जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते।
यही अगर मान लो OH के साथ अगर आप F2 लेते हैं तो यहां पर रिलीज क्या कर जाएगा, यहां रिलीज कर जाएगा क्या, ये दे देगा क्लोरीन। ये अंतर होता है इसमें ओवर वोल्टेज में, और इस तरह से ये हो जाएगा क्या, सेल रिएक्शन। यदि NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो पहला तो ये था कि डिपोजिशन पोटेंशियल ये फैक्टर होगा या ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसको भी जो होगा ये आप उतार लीजिए। अब इसमें ऊपर से नीचे चलिएगा तो डिपोजिशन या टेंडेंसी यहां से यहां तक चलिएगा तो टेंडेंसी टू डिस्चार्ज ऑन कैथोड क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो यहां और कॉपर में तुम चलते हो, यानी ये मान लो H2O और जिंक है, ठीक। तो यहां जिंक कैथोड पर क्या हो जाएगा, ये जिंक जो होंगे ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, और H2 जो होगा ये डिपॉजिट नहीं बल्कि H+ कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इसके सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा केटायन कैथोड पर डिस्चार्ज करेगा और कौन सॉल्यूशन में आएगा, और साथ साथ इसके सहायता से ये भी बता सकते हैं कि कौन सा या किसका ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और कौन सॉल्यूशन में आएगा। दूसरा ये भी होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। अगर इलेक्ट्रोड में परिवर्तन कर दें तो ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट या ये कहो कि रिएक्शन के प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक फैक्टर होता है कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इट डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट में डिफरेंस कर देगा। जैसे मान लीजिए ये लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। पहले ये लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन को कॉपर इलेक्ट्रोड से के सहायता से या कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। तो देखो CuSO4 का एक सॉल्यूशन था, ये आयोनाइज होकर देगा Cu2+ एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस। H2O था तो बट नेचुरल है, ये आयोनाइज होकर देगा H+ एक्वस प्लस OH-। ये है कि CuSO4 कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा और H2O क्या हो जाएंगे, स्प्रिंगली आयोनाइज हो जाएंगे। अब देखिए एट कैथोड कौन कौन आएंगे, Cu2+ एक्वस आएंगे और प्लस और साथ में आएंगे क्या, H+ एक्वस। अब ये देखिए Cu+ क्या है इनके नीचे, तो Cu+ क्या होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज करेगा, हाइड्रोजन कहां आएंगे, सॉल्यूशन में। तो ये हो जाएंगे Cu2+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये कॉपर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और H+ हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ जाएंगे और ये होगा आपका प्राइमरी चेंज। अब देखिए एट एनोड पर कौन कौन आएंगे, SO4 2- आएंगे, OH- आएंगे। तो देखो यहां ना तो SO4 का ऑक्सीडेशन होगा और ना ही OH- का, ये जो होगा
इनमें से किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां होगा क्या, कॉपर सॉलिड ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। ना ही SO4 2- ऑक्सीडाइज होगा, ना ही OH- ऑक्सीडाइज होंगे। यहां ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या, कॉपर, क्योंकि ऑक्सीडाइज या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कॉपर की क्या होगी, सबसे अधिक होगी। किसके अपेक्षा, OH- और SO4 2- के अपेक्षा। तो ये Cu सॉलिड क्या कर देगा, कॉपर 2+ का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये रिएक्शन होगा कहां, एट एनोड। और इस तरह से H+ यहां से आया, SO4 यहां से 2- यहां से आया, तो ये बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन में H2SO4 और H+ और OH- मिलकर क्या कर देंगे, जल का निर्माण करेंगे। तो अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या होगा कि उस स्थिति में कि ग्राम इक्विवेलेंट of copper deposited at cathode is equal to gram equivalent of copper dissolves या copper dissolves in solution, और सॉल्यूशन में आ जाएंगे H2SO4 और H2O। और इसी चीज का सहायता लेकर या इसी के सहायता से हम लोग करते हैं कि कॉपर का क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, कॉपर, जिंक, इन सारे का प्यूरिफिकेशन भी हम लोग इसी तरह से करते हैं, इसी सिद्धांत पर। क्योंकि अगर मान लो हम कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कराएं, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अपेक्षा कॉपर को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अधिक होती है। तो ये क्या करेंगे, कॉपर एनोड से सॉल्यूशन में आएंगे और पुनः जो होगा ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके इसका यूज होता है क्या, इसका यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, इसका प्यूरिफिकेशन हम लोग इसी तरह से करते हैं। अब इसी कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का आयोनाइजेशन इस बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के सहायता से करते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। इसको नोट कर लीजिए। ये होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए प्लैटिनम को हम लोग नोबल मेटल भी करते हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब देखो क्या होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइज तो सेम होगा, Cu2+ SO4 2-, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज होगा। और H2O ये हो गए लिक्विड, ये आयोनाइज होकर देंगे H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। अंतर क्या है कि इस बार हम कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं बल्कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो अब मान लीजिए ये हो गया क्या, कैथोड। कैथोड पर क्या आएंगे, Cu2+ आएंगे और साथ में जो होगा ये आएंगे क्या, H+ आएंगे। फिर डिपोजिशन पोटेंशियल किसका कम होगा, कॉपर का, कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होंगे। ये हो जाएंगे Cu2+ एक्वस प्लस 2H+
ई माइनस, ये मिलकर बना देगा क्या, कॉपर सॉलिड। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइमरी चेन। अब आइए एट एनोड। अब एनोड पर देखिए ये आएगा OH माइनस एंड SO4 देखो यहां कॉपर इलेक्ट्रोड है नहीं, कॉपर तो है नहीं, कॉपर की जगह पे क्या है, प्लेटिनम। और प्लेटिनम जो होंगे ये ऑक्सीडाइज नहीं होने हैं। अब ऑक्सीडाइज या तो OH माइनस हो या फिर SO4 हो। तो OH माइनस जो होते हैं इसका क्या होता है, लोअर डिपोजिशन पोटेंशियल होता है देन SO4 तो अब OH माइनस क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये होगा 4OH माइनस, ये हो जाएगा 4OH, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये हो गए क्या तुम्हारे प्राइमरी चेन, ठीक। और ये 4OH ये बना देगा 2H2O प्लस O2 और ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंडरी चेन। अब बच गए क्या, SO4 ये हो जाएगा क्या, इधर से आया था H+, तो सॉल्यूशन कंटेन्स SOH2SO4, सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, H2SO4 हो जाएंगे। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर डिपॉजिट होगा क्या, कॉपर, एनोड से रिलीज होगा क्या, ऑक्सीजन, और सॉल्यूशन में बच जाएंगे क्या, ये तुम्हारे H2SO4। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा और सॉल्यूशन में क्या होगा। हमने अभी देखा था क्या, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, या ये कहो कि विद कॉपर इलेक्ट्रोड। उस समय ये हुआ था कि कैथोड पर जितना कॉपर डिपॉजिट किया था, एनोड से उतना ही कॉपर डिसॉल्व हुआ था। अभी हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का भी इलेक्ट्रोलिसिस देखा, तो उसमें देखे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होता है और सॉल्यूशन में निर्माण होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इसके सहायता से हम रफली या ये कहो कि कम से कम ये बता सकते हैं कि कौन सा एनायन पहले डिस्चार्ज होगा, और जो ये पता चल जाए कि कौन सा एनायन पहले डिस्चार्ज होगा तो उसके सहायता से इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसके एक एग्जांपल को आप नॉर्मली देखे भी होंगे, जाड़े के दिनों में देखो इमर्सन रॉड का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। अब पानी में सोडियम क्लोराइड हो गए, सॉल्ट हो जाते हैं, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन का तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर तो डिस्चार्ज होगा क्या, हमारा हाइड्रोजन, सॉल्यूशन में आएगा, सोडियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए। एनोड पर क्या होगा, इसके क्लोराइड जो होंगे रिलीज होंगे, सॉल्यूशन में आएगा क्या, OH। तो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बने, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। तो ये देखे होंगे कि इमर्सन रॉड के चारों तरफ सफेद सफेद डिपोजिशन हो जाता है, यही सॉल्ट के हाइड्रोक्साइड का डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कैथोड पर क्या चीज रिलीज करेगा, एनोड पर क्या बनेगा और सॉल्यूशन में क्या बनेंगे। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके रिएक्शंस, इसके केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।